तो अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद। ठीक है, हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आज के टाइम में जो करंट मतलब एक तरीके से रूप जो हमें देखने को मिलता है, डैट इज़ प्रीएम्बल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, जो कि आता है साल 1947 के अंदर, ये एक एक्ट था जिस एक्ट के बाद फाइनली हमारे देश को आज़ादी मिल गई। इससे क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो देखो, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना प्रिंसली स्टेट्स के, कितनी सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की आशिमा? हाउ मैनी? 93। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो अभी तक दूर थे ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, धीरे धीरे कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करना शुरू करा। तो ठीक है, कशिश, दिवजोत, आशिमा, जो अभी तक बात बिगड़ रही थी ना कि 389 सीट्स में से जो 93 सीट्स थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी, हमने ऊपर पढ़ा था, ये पूरी तरीके से फुलफिल इसलिए नहीं हो सकी थी क्योंकि प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, है ना। हमने एक लाइन पढ़ी थी ये वाली, यहाँ पर देखो, इधर कहीं थी वो हाँ, ये देखो 93 सीट्स जो कि एलोकेट करी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, वो इसलिए फुलफिल नहीं करी जा सकी थी बिकॉज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बिल्कुल वही वाली लाइन है जो मैंने बोली। अब लेकिन हुआ क्या, जो हमने ऊपर ये वाली लाइन पढ़ी ना, इसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। कहाँ चेंज हो जाएगा? यहाँ पर धीरे धीरे करके साइमल्टेनियसली 93 सीट्स जो थी डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स ने फाइनली ज्वाइन करना शुरू कर दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। 28 अप्रैल 1947 को क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 6 स्टेट्स के, ठीक है, वो असेंबली का पार्ट बन जाते हैं। अभी 6 स्टेट्स थी कौन सी, देखते हैं। ये रहा, दीज इंक्लूड बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा और उदयपुर। ठीक है, यानी कि एक गुजरात की स्टेट और बाकी सारी राजस्थान की स्टेट्स। अब यहाँ पर इनके नाम क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दीज आर प्रिंसली स्टेट्स। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी 6, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा और उदयपुर, इन्होंने मतलब दीज वर द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करा। ठीक है, यहां पर देखो 28 अप्रैल 1947 को जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 6 प्रिंसली स्टेट्स के, अब वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बन चुके थे। ठीक है, जैसे ही माउंट बैटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया था 3 जून 1947 को, और अब तो आप सारे लोग कहानी जानते ही हो लॉर्ड माउंट बैटन की, है ना। तो माउंट बैटन प्लान को जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, माउंट बैटन प्लान को 3 जून 1947 को, माउंट बैटन प्लान था किससे रिलेटेड? देश के बंटवारे से रिलेटेड, पार्टीशन से रिलेटेड। माउंट बैटन प्लान के अकॉर्डिंग उसमें ये कहा गया था कि इंडिया को आज़ादी तभी मिलेगी इफ़ इंडिया इज़ रेडी टू एक्सेप्ट पार्टीशन। पार्टीशन किस चीज़ का? कि इंडिया का डिवीज़न या विभाजन कह लो, इस तरीके से होना चाहिए कि डैट देयर विल बी 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशंस, वन नोन एज पाकिस्तान एंड अदर नोन एज इंडिया। इन दोनों की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज होगी, 2 होंगी अलग अलग। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे बड़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने धीरे धीरे कर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करना शुरू करा। जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, जो कि इंडियन डोमिनियन की साइड से थे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर एंटर करा। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, देखो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी। अभी तक जब देश अलग नहीं हुआ है, सिर्फ इंडिया है, तो जैसे कांग्रेस एक पार्टी है वैसे ही मुस्लिम लीग एक पार्टी है। हमने देखा था ना लास्ट क्लास के अंदर कि सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद मुस्लिम लीग को मिली थी। मुस्लिम लीग, अब क्या हुआ, जब पार्टीशन का प्लान एक्सेप्ट हो गया ना, तो मुस्लिम लीग ना पार्टी डिवाइड हो गई। एक मुस्लिम लीग की ब्रांच पाकिस्तान से ऑपरेट करती थी, एक मुस्लिम लीग की ब्रांच इंडियन डोमिनियन से यानी कि इंडिया की टेरिटरी से ऑपरेट करती थी। तो जो मेंबर्स हैं मुस्लिम लीग के फ्रॉम इंडियन डोमिनियन, आप समझ गए, इंडिया की साइड से जो मुस्लिम लीग के जो बंदे थे, मतलब
पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है, लेकिन वो हिंदुस्तान के देशभक्त है कि भले ही वी आर द सपोर्टर्स ऑफ द मुस्लिम एंड वी रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ मुस्लिम, बट वी वांट टू रिमेन इन इंडिया ओनली। ये जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, इंडियन डोमिनियन से, ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर एंटर कर गए। और डेफिनेटली ये वाली बात तो बहुत लॉजिकल है ना, इतना तो आपको पता होगा। पाकिस्तान की जो पार्टीज थी या पाकिस्तान के फिर जो बंदे थे, हम उनको तो एंटर नहीं करने देंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। ऐसा कभी हो सकता है क्या कशिश कि हम यूएसए के जो उधर के एमएलए एमपीज होते हैं, हम उनको जगह दें कि आओ हमारे लोकसभा राज्यसभा में आकर बोलो, या वो हमें मौका दे दें कि हम जाकर उनके पार्लियामेंट में बोले? दिवजोत, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि हमारे क्या कहते हैं, मान लो कि इसके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं रशिया के साथ, रशिया हमारे अपने पार्लियामेंट में बुलाकर नरेंद्र मोदी से स्पीचेस दिलवाएगा क्या? बिल के ऊपर वोटिंग होगी क्या? ये तो नहीं होगा ना। तो बस मुस्लिम लीग जो था ना इंडिया की साइड से जो थी, इसलिए लिखा हुआ ये वाली लाइन, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ये वाली चीज़ कि मुस्लिम लीग की जो ब्रांच थी, ऐसा मत समझना कि मुस्लिम लीग टोटल तरीके से आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चली गई थी। वैसे पाकिस्तान की पहली पार्टी का नाम मुस्लिम लीग ही था। आपने सुना होगा ना बजरंगी भाईजान में मोहम्मद अली जिन्ना, वो सीन देखा होगा पक्का, है ना, कि ये देख बेटा मोहम्मद अली जिन्ना गांधी नहीं चलता, वहाँ बोलता है ना वो उससे जब वो बॉर्डर क्रॉस करवा रहा होता है। तो ही वॉज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के, और पहली पार्टी उनकी यही थी मुस्लिम लीग। लेकिन मुस्लिम लीग, कई लोग ये समझते हैं कि पार्टीशन के बाद ना वो टोटल तरीके से पाकिस्तान में चली गई। जी नहीं, ऐसा नहीं था। एक उसकी ब्रांच इंडिया में भी थी, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये बता रहा है ना हमें, हेडिंग देखो, चेंजेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब ये चेंजेस क्या थे, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली, ठीक है। अब आप कहोगे चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? देखो, ये चेंजेस ना आते नहीं, ये चेंजेस इसलिए आए क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, जिसके अंदर ये बोल दिया क्या कि अब इस देश का बंटवारा होकर ही रहेगा, और अंग्रेज़ों ने जो हमें आज़ादी दी ना वो इसी शर्त पर दी। अब अगर बंटवारा होने जा रहा है, 2 सेपरेट कंट्री बनने जा रही हैं, दोनों के अलग फ्लैग, नेशनल एंथम, करेंसी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मिनिस्टर्स अलग, बॉर्डर अलग, देश को चलाने का तरीका अलग, एडमिनिस्ट्रेशन अलग, जब इतना कुछ चेंजेस नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं कि वर्ल्ड में एक न्यू कंट्री ऐड हो जाएंगी, एक कंट्री से निकलकर अब 2 कंट्री बनेगी, तो ऑब्वियस ही बात है जो इंडिया की, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसका गठन हुआ था 1946 में, उसके अंदर भी तो कोई चेंजेस आएंगे ना। टॉपिक आगे स्टार्ट कराने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये चेंजेस इसलिए आते हैं दिवजोत आशिमा कशिश, बिकॉज अब कुछ मेंबर्स क्या होंगे और कुछ लोग और कुछ टेरिटरी क्या होंगे, वो पाकिस्तान की साइड चले जाएंगे। आई रिपीट, कुछ लोग जो अभी तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन टेरिटरीज को जो हिंदुस्तान की थी, वो हिंदुस्तान के देशभक्त थे, अब वो पाकिस्तान की साइड चले गए हैं, वो पार्टीज पाकिस्तान की हो गई हैं। वो लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, नाउ वी वांट टू रिमेन विद पाकिस्तान। हम क्या करेंगे? अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठने देंगे उनको? तो कशिश क्या बोलोगे अगर आप होते तो? जब वो बंदा को ये अभी तक आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठ रहा था, अब वो बोल रहा है सर जी कल से नहीं आऊँगा मैं कल से नहीं आऊँगा, आपसे बोल रहा है। आपने बोला क्यों? तो उसने बोला मैं पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा हूँ। तो कशिश क्या बोलोगे आप? भाग यहाँ से, अभी निकल, है ना। तो यहाँ पर 3 चेंजेस आते हैं, ठीक है दिवजोत आशिमा। जो असेंबली थी ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और याद रखना यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बातें हो रही हैं। जब भी किसी और कंट्री या पाकिस्तान की बातें होगी ना, मैं आपको सतर्क कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो असेंबली थी ना, असेंबली को एक कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी बनाया गया। कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी ये बनाया गया, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जैसे क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने विभाजन तो कर ही दिया, बंटवारा तो कर ही दिया इस देश का, अब खुश करने के लिए लॉलीपॉप तो देनी पड़ेगी ना। तो बोलते हैं कि देखो, जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बोला गया, मतलब ये एक्ट जो लास्ट एक्ट था ना, अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था कि हिंदुस्तान को आज़ादी एक शर्त में मिलेगी, इफ़ इट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द प्लान ऑफ पार्टीशन। तो असेंबली को बोला गया दैट इट विल बी कंप्लीट सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी वो बॉडी होती है दिवजोत आशिमा कशिश, जो ना कंप्लीटली अपने तरीके से डिसीजन ले सके, जिसमें कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो। दिवजोत, आप सॉवरेन तब हो
जब आपके ऊपर कोई हुक्म ना जता रहा हो, आपको कोई बताए ना कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, तुम कहाँ पर हो मुझे मैसेज करके बताओ, तुम वहाँ से निकलो तो मुझे मैसेज कर दो, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ रही है, तो कंप्लीट तरीके से सॉवरेन नहीं हो, क्योंकि आपका दिलो दिमाग किसी और के कब्जे में है। जब आप इंडिपेंडेंट रूप से सब कुछ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर पाते हो विदाउट एक्सप्लेनेशन देना, देन यू कैन बी कॉल्ड एज सॉवरेन। तो सिमिलरली ये चीज़ को यहाँ अप्लाई करो सब लोग। असेंबली को बोला गया दैट इट विल बी ए कंप्लीट सॉवरेन बॉडी। अब किस सेंस में एक सॉवरेन बॉडी? इस एक्ट में ये बोला गया, अंग्रेजों ने हमें ये बोला, जैसा मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें जो खुश करे वैसा बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब क्यों आपत्ति होगी तुम्हें? पार्टीशन तो तुमने करवाई दिया, 2 कंट्री 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो तुमने बनवाई दी। यही लॉलीपॉप तुम हमें दे रहे हो, यही लॉलीपॉप तुम पाकिस्तान को दे रहे हो, और पाकिस्तान तो चाहता ही था। वो तो शुरू से ही कह रहा था ना, जब से हमने चैप्टर स्टार्ट करा, याद है? कैबिनेट मिशन प्लान में ही सबसे पहले करवा चौथ का व्रत रखकर बैठ गया था, नहीं जी हमें तो 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। उस टाइम पे तो वो मना हो गई थी वो वाली बात, लेकिन फाइनली वो वाली बात मान ली गई है। तो पाकिस्तान को या जो पाकिस्तान की साइड से जो मुस्लिम लीग है उसको किसी भी तरीके से आपत्ति हो सकती है क्या? कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो एक्ट है इसने एम्पावर करा हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि हम जब मर्जी चाहें, जिस वक्त चाहें, जो भी अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाकर यहाँ पर भेजती थी, इंप्लीमेंट करती थी। कहने का मतलब क्या है? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो कानून जो बनते थे, जिनको क्वीन एलिजाबेथ साइन कर हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करवाती थी, या उससे पहले भी अंग्रेज़ी हुकूमत में बड़े सारे जो कानून जो इंप्लीमेंट हुए हैं, मतलब बनाए वो वहाँ से गए और हिंदुस्तान में आके इंप्लीमेंट हुए हैं, हमें कंप्लीट तरीके से आज़ादी दे दी। इस लॉलीपॉप के अंदर स्वाद डाल दिया एक तरीके से ज़्यादा, कि हम जब मर्जी चाहें उनको कंप्लीट तरीके से एब्रोगेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या उस कानून की प्रक्रिया को या कानून की लैंग्वेज को या कानून के इम्प्लीमेंटेशन को ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। समझ गए ना? कि मतलब ये जैसे मतलब मान लो अंग्रेज़ी के कानूनों की लिस्ट है, कि जब से अंग्रेज़ आए इतने सारे कानून वो लेकर आए जो कि बनते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट थे। हमें ये बोला गया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि जब तुम अपना संविधान बना रहे हो, तुम इन कानूनों को कुछ अगर ठीक लगे तुम्हें तो कुछ तुम रख लो जो तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना सको, अगर तुम्हें लगे तो ये पूरी तरीके से हटा दो, या फिर इस पूरे रूप को रख लो और थोड़ा सा मोल्ड कर दो एक तरीके से अपनी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अब कशिश आपके जैसा अगर सुपर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन हो वो तो पूरा ही फाड़ दे सारे के सारे कानूनों को, लेकिन हमें एक डायरेक्शन चाहिए थी। हमने पूरी तरीके से नहीं फाड़ा, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से ऑल्टर कर दिया, कंप्लीट तरीके से एब्रोगेट कर दिया। कुछ चीज़ें हमने रखी, कुछ हटा दी, कुछ मोल्ड कर दी। जैसे एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और IPC जिन धाराओं के तहत कानूनी सज़ा होती है, जिन धाराओं के तहत पर्सन जेल वगैरह जाता है, ये ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से एक्ट ये चले आ रहे हैं, आज तक ही हम उन्हीं के बोरो करते हुए वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो बड़े सारे अंग्रेज़ी हुकूमत के टाइम पे एक्ट थे। आशिमा कोई और एक्ट का नाम ले सकते हो क्या कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत के टाइम पे आए थे लेकिन जो अभी तक चले आ रहे हैं? बताओ। वेरी गुड यार, ब्रिलियंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ज़्यादातर फीचर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो करे। शाबाश यार, बहुत ज़्यादा फीचर्स हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दिवजोत कशिश, कि हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये वाली चीज़ अपनाई, अमेरिका से ये अपनाया, कनाडा से अपनाया, आयरिश से ये अपनाया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया। पढ़ा था ना कशिश आपने 11th क्लास की बुक में। दिवजोत आपने भी सुना ही होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड और पैचवर्क बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो करी है। ठीक है, वेरी गुड आशिमा। पहला चेंजेस आपने जान लिया डिटेल के अंदर। और क्या चेंजेस करे गए? ये बोला गया इस एक्ट में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर, कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, इट विल ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी भी यही रहेगी। ये वाली बात आपको दिक्कत नहीं लगनी चाहिए, ये क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैं आप सभी को बता चुका था। ये आज के टाइम में जो मुझे मेरी पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिखती है वो क्या है? वो पुराना यही तो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग। बताओ, बताया था ना मैंने सबको ये।
पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रोल था तो वो सेपरेट बिल्डिंग क्यों बनाते? वो बिल्डिंग को तोड़ते क्योंकि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम कंप्लीट हो गया तो इतने बड़े बिल्डिंग जहाँ पर 389 मेंबर्स बैठा करते थे, क्या उसको तोड़ दिया जाएगा? इतना ज़्यादा हमारे पास क्या पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और वो सब कुछ फैसिलिटी थी क्या कि इतनी रईसी दिखाएं हम? तो हमने क्या करा, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम कंप्लीट हो जाता है, क्या काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम सेम बॉडी को कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का काम क्या होता है दिवजोत? लॉ मेकिंग, लॉ इंप्लीमेंटिंग, या फिर जुडिशियल बॉडी क्या करता है पार्लियामेंट? लॉ मेकिंग। तो जो ये जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो अगर मैं इस लाइन को चेंज कर दूं और ऐसा बोल दूं, आशिमा आप मुझे बताना क्या है सेंस बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम पार्लियामेंट। सही है ना? ऐसे ही स्टेटमेंट चेंज करके यूपीएससी में आती है, फिर लोग बोलते हैं कि यार हम तो पढ़ के गए थे, वहां से तो आया ही नहीं, हमने तो जो सीखा था वहां से आया ही नहीं। अभी कुछ टाइम पहले कशिश में आपको एक चीज़ पढ़ा रहा था साइकोलॉजी में, सीक्वेंस फॉर्मेशन, याद है वो? कि सीक्वेंस में याद करने की हमारी आदत होती है कि जिस फॉर्म में हमें लर्न करवाया दे जाए, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि चलो हमने सब कुछ कर लिया, इसी फॉर्म में हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, 2 1 2, 2 2 4। यही चीज़ें हम लोग लाइफ में थ्योरीज में इंप्लीमेंट करते हैं और वो फिर हमें बहुत रिमार्केबल तरीके से फेल करती है। ठीक है, इसलिए एनालिसिस करा करो, क्रॉस कनेक्शन करा करो, चीज़ों को तोड़ तोड़ के देखा करो। असेंबली जो थी वो लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई। इन अदर वर्ड्स, 2 सेपरेट फंक्शंस जो थे वो असाइन करे गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। क्या फंक्शंस असाइन करे गए? 2 काम हो गए ना इसके, कि यार सबको पता है दिवजोत, एक ना एक टाइम पर संविधान तो बनकर रेडी हो ही जाना है। और आशिमा सबको ये भी पता है संविधान बनने के बाद कल को कानून भी तो बनाने पड़ेंगे ना। और कशिश सबको ये भी पता है कानून बनेंगे, वक्त के हिसाब से वो चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेगी। तो क्या 2 बिल्डिंग बनाऊं? ये एक ही बिल्डिंग से वाला काम हो जाए? पहले संविधान बनेगा या पहले कानून बनेंगे, या फिर दोनों काम साइमल्टेनियसली होने चाहिए? तो दिवजोत इसका क्या आंसर होना चाहिए? संविधान पहले बनाओ या कानून पहले बनाओ, या दोनों का काम साइमल्टेनियसली होना चाहिए? बताओ। इसको हटाओ, इसको हटाओ, अब उस जमाने में जाओ, बी प्रेजेंट इन द ईयर ऑफ 1947। अब बताओ मुझे जरा, कानून भी बनाने हैं साइमल्टेनियसली, या संविधान बनाना है साइमल्टेनियसली, या फिर पहले संविधान बनेगा या बाद में कानून बनेंगे? क्या बेस्ट प्रोसीजर है? आशिमा, कशिश, आप भी बताओ, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? हाँ, हमें ऐसा लगता है, लेकिन पता है ये वाली चीज़ नहीं होती यार। इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री थी। एक बात बताओ, जैसे मान लो आशिमा यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री, और कशिश आप प्राइम मिनिस्टर हो, दिवजोत आप प्रेसिडेंट हो। अब आप कोई एक्शन ले ही नहीं सकते अगर आप कुछ गलत होते हो, दंगे वगैरह होते हुए देख रहे हो। क्यों? रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती है हमारे देश के अंदर। जब लॉ ही नहीं है तो क्या रूल ऑफ लॉ फॉलो करोगे? दंगे होते हुए देखोगे, अरेस्ट किसी को कर नहीं पाओगे। क्यों? वो तुम्हारे चांटा लगाकर ये कहेंगे कानून कहाँ है, किसके अकॉर्डिंग अरेस्ट कर रही है बे? हाँ, संभालने के लिए थे, लेकिन अभी आपने पहले पॉइंट में क्या सीखा? द वे यू डिजायर्ड, इफ यू वांट टू कीप सम लॉस, ऑल्टर सम लॉस, या वांट टू कंप्लीटली रेडिकेट दैट लॉस। अब समझ गए कशिश में आपको क्यों बता रहा था आशिमा दिवजोत कि कंप्लीट तरीके से क्यों नहीं हटाए उन्होंने कानून? समझ गए? हमें हमारे लिए क्योंकि कुछ लॉज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। बिल्कुल सही बोला आपने आशिमा, कुछ लॉज रखना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी थे। तो इन अदर वर्ड्स, 2 सेपरेट फंक्शन दिए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। डेट इज, पहला फंक्शन ये है कि हमें सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है आज़ाद भारत के लिए। उसके बाद साइमल्टेनियसली, मार्क माय वर्ड्स, साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली वर्क हो रही हैं। आशिमा, करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है? पहले वो नहीं बनेगा, पहले ये नहीं बनेगा, ये नहीं, ठीक है आशिमा? साइमल्टेनियसली होंगी दोनों चीज़ें, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब तो कोई डाउट नहीं ना? क्योंकि अब आशिमा, क्योंकि आप परिस्थितियों को समझो ज़माने की यार। अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, और जो चीज़ जैसे मतलब मान लो छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड करना बहुत आसान होता है। हमें बहुत ज़्यादा, हम उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वगैरह जितने लोग थे बहुत ज़्यादा एंशियस थे
कि पहले डॉक्यूमेंट आ जाए जिसके अकॉर्डिंग देश चल सके। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट आने से क्या होगा, कानून भी तो एक अलग चीज़ होती है ना। अब कानून बहुत सारे चले आ रहे थे, लेकिन कंप्लीट मॉडल डिट्टो कॉपी पेस्ट करके अंग्रेजों का रूप स्वरूप तो नहीं अपना सकते थे ना। कुछ तो लोकल सिचुएशन, लोकल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ता ना। तो हमने करा क्या, यहाँ पर शब्दों पे ध्यान दो, ऑर्डिनरी लॉज बनाए, मतलब बड़े बड़े लॉज को छोड़कर पहले नॉर्मल डेली जिंदगी की जो बातें, जहाँ पर कानूनों की ज़रूरत पड़ सकती है, जनता सफ़र ना करे, जो नॉर्मल डेली लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ती हैं जिसकी वजह से एक पर्सन सफ़र करता है, ऐसी चीज़ों के लिए नॉर्मल लॉज बनाना, ऑर्डिनरी लॉज बनाना जायज़ सी बात थी बिल्कुल। ठीक है। अब आप कहोगे यार फिर ये अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, चलो आपने हमें ये भी बता दिया कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह फंक्शन करती थी, और आपने ये भी बता दिया कि दोनों काम साइमल्टेनियसली करे जाते थे इसके द्वारा, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने और ऑर्डिनरी लॉज को एनेक्ट भी करना है। लेकिन ये वाला काम इतना ये लोग संभालते कैसे थे, ये भी तो बता दो ज़रा। अब मैं बता देता हूँ उसका आपको आंसर। ये जो 2 टास्क थे, 2 टास्क कौन से दिवजोत, कि कौन से 2 टास्क की बात हो रही है, लॉस। ठीक है। ये ना सेपरेट डेज पे परफॉर्म करे जाते थे। बहुत सिंपल सा इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कशिश, MWF पर जब आप मुझे मिल रहे हो ना, तो हमने ये डिसाइड कर रखा है कि आप और मैं मिलकर ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में टेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे, उसकी लैंग्वेज क्या क्या चीज़ें डाली जाएंगी, कौन कौन से आर्टिकल, ये चीज़ करके। ठीक है। जब TTS मुझे आप मिल रहे हो दिवजोत, तब हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन कौन से लॉज बनाएं, ऑर्डिनरी लॉज लेकर आए। ठीक है। और संडे क्या करेंगे, हाँ शमा, संडे को क्या होगा, तो असेंबली जो थी, असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। अब देखो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो आज़ाद भारत का पहला पार्लियामेंट बनकर आया। क्यों बनकर आया पहला पार्लियामेंट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अभी हमने पढ़ा, उसका संविधान बनाने की प्रक्रिया का काम भी उसी का था, कानून बनाने की प्रक्रिया का काम भी उसी का था। और सबको पता था एक टाइम पे संविधान बनकर रेडी हो जाएगा, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन फिर उसके बाद जब तक देश चलेगा कानून तो बनाना ही है ना। तो उसी बॉडी को हमने चूज़ करा कि दिस सेम बॉडी, इसका सिर्फ डेजिग्नेशन, नाम चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज होगा, और बाकी क्या होगा, नाम चेंज होने के अलावा फंक्शंस जो होंगे वो फिर शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टू लॉ मेकिंग। ठीक है। तो असेंबली जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि इसको बोला गया डोमिनियन लेजिस्लेचर। अब डोमिनियन का मतलब दिवजोत होता है कंप्लीट तरीके से नहीं, मतलब हाफ हाफ, मतलब कंप्लीट लेजिस्लेचर नहीं है, ये हाफ लेजिस्लेचर है। कशिश, आशिमा, ये इस तरह की वाहियात टर्म्स क्यों यार, डोमिनियन लेजिस्लेचर, मतलब कंप्लीट लॉ बनाने की पावर क्यों नहीं दी जा रही है हिंदुस्तानियों को। हाँ, ये वाली बात बहुत कम लोग जानते हैं दिवजोत, कशिश। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया तो अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए क्या पूरी तरीके से, क्या सारी पावर हमारे पास आ गई क्या। कई लोगों को पता ही नहीं है इतिहास अच्छे तरीके से। भारत छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो लास्ट वाइस रॉय था हमारे भारत में, जो थे लास्ट वाइस रॉय, उन्होंने नेहरू जी को एक बात बोली और कांग्रेस के लोगों को एक बात बोली, जब तक आपका संविधान बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जैसा कि आशिमा ने पॉइंट आउट करा, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का रोल खत्म, आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का रोल खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप लोग अपने आज़ाद भारत के लिए पूरी तरीके से संविधान ना बना लो, उतने टाइम के लिए हम बैठे हैं, डोंट वरी, किसी तरह की उथल पुथल नहीं होने देंगे देश के अंदर। कानून बनाने की प्रक्रिया से लेकर कानूनों को संभालने की प्रक्रिया तक वो सारा काम, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो क्या होता है, कई लोग ये जानते ही नहीं है कि 26 जनवरी 1950 तक
ये सारा का सारा जो काम था ना वो ब्रिटिशर संभाल रहे थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमने अपने आप को डिक्लेयर करा। क्या डिक्लेयर करा बताओ जरा मुझे, वो वर्ड बता दो जिसकी वजह से ये बोला जाता है अब अंग्रेजों का कोई रोल नहीं है, नाउ वी आर कंप्लीट लेजिस्लेचर। सोवरेन तो हो गई, आज़ादी, आज़ादी तो वो अभी भी तेरा, मतलब कोई, मतलब दिवजो समझो इस बात को, मतलब मैं एक मतलब बात बता रहा हूँ कि ध्यान से सुनना, सोवरेन मतलब सोवरेन तो हम अभी भी हैं। ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं हम, वो तो एक अच्छा व्यवहार दिखा रहे हैं ना हमसे, लॉर्ड लुई माउंटबेटन तो एक अच्छा रवैया दिखा रहा है ना हमसे कि भाई साहब आप अभी तक, जैसे मतलब मान लो देश आज़ाद हुआ है आज, ठीक है, अब अंग्रेज जानते थे कि यार हज़ारों तरह की चुनौतियां होती है जब एक देश आज़ाद होता है, उसके सामने करेंसी चूज़ करनी है, टेरिटरीज डेजिग्नेट करनी है, इलेक्शंस करवाने हैं, सब कुछ करवाना है, लॉ मेकिंग संभालना है, देश का बंटवारा ना हो जाए, सिविल वॉर ना हो जाए, कोई दुश्मन देश आक्रमण ना कर दे, हज़ारों तरह की झंझटें थी। लेकिन पता है उस टाइम पर किसी की नज़रें हम पर क्यों नहीं पड़ी, या किसी ने गलत निगाह से क्यों नहीं उठाकर देखा हिंदुस्तान को? अंग्रेज बैठे थे और हमने उनको जाने के लिए क्यों नहीं बोला? वी मतलब उनकी ज़रूरत थी यार हमें, यार वी नीड देम एट दैट टाइम। कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान बनाने की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर चल रही है अभी भी। अभी हम इतने बड़े नहीं हुए थे कि हम जान सके कि देश कैसे चलता है। कल को फरीदाबाद को मैं कंट्री बनाकर कशिश आपको मैं वहां की वजीर आजम डिक्लेयर कर दूं, संभाल लोगे पूरा फरीदाबाद? सब पता है आपको वहां के बारे में। तो दुश्मन देश के लिए बहुत आसान नहीं हो जाएगा आप पे आक्रमण करना और वो करना। लेकिन कोई आपको ये बोल दे कि जब तक आपकी करेंसी सिस्टम, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पुलिस फोर्स, आर्मी जब तक ये रेडी नहीं हो जाता तब तक हम संभाल रहे हैं, वो ज़्यादा सेंसेबल बात है ना। यही चीज़ थी यहाँ पर। तो मुझे वो वर्ड बता दो जहाँ से इंडिया ने बोला 26 जनवरी 1950 को अपने आप को एक चीज़ डिक्लेयर करी थी, फिर हमारा डोमिनियन लेजिस्लेचर डोमिनियन में रहकर पूरे कंप्लीट तरीके से लेजिस्लेचर बन जाता है। बता दो ज़रा मुझे वो वाली बात। नहीं ये तो चीज़ ठीक है, इंडिपेंडेंस का तो अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी डिस्कस करवाया था। ये देखो, जैसा मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें पसंद है, द वे यू प्लीज़ तुम वो बना सकते हो, ये तो कोई नई बात नहीं। बताओ हाँ, तो वो टर्म बता दो ना मुझे, वो टर्म बताओ। भूल गए यार तुम लोग, वेरी बैड, वेरी गुड। किसने बोला ये? क्या बात है। आशिमा, रिपब्लिक कहने से मतलब क्या? रिपब्लिक का मतलब क्या? हाँ हाँ, एक तरीके से जो स्टेट का जो हेड है ना वो इलेक्शन से आया है। एक तो ब्रिटेन वालों की तरह वो फैमिली ट्रेडिशन या मोनार्की का सिंबोलिज्म नहीं है, इलेक्शन से हम उसको लेकर आए जिस, और हमारे देश में रिपब्लिक जो है वो किसके लिए टाइटल यूज होता है बताओ? वेरी गुड, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। अच्छा दिवजोत, मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, फर्स्ट सिटीजन कौन होता है देश का? प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, पक्का? हाँ ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरी टोन इधर उधर हो जाती है उसका ये नहीं आंसर से डेविएट हो जाओ। तो वेन एवर द असेंबली मेट एट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ना कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी, यानी कि जैसे हमने डिस्कस करा ना ऊपर MWF, जब वो मिल रहे हैं, यहाँ पर देखो, जब वो MWF मिल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तब उसके चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है वाली बात। जब वो, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यूज़ करा है, मैं आपको ये फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, कल को पेपर के अंदर लिख कर आ जाओ MWF वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मिलते थे TTS ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए। ये गलती मत कर देना आशिमा, समझ गए ना? ये सिर्फ बताने का तरीका है, वो तो वो डिसाइड करेंगे, मुझे कैसे पता, और इतनी डिटेल में मेरे को क्या जानने की ज़रूरत है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलते थे, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए MWF मिल रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस मीटिंग के चेयरमैन हुआ करते थे। जब ये TTS मिल रहे हैं ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए, तब उसको चेयर करा जाता था GV मावलंकर के द्वारा, GV मावलंकर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट गिवन है, 6th पॉइंट,
इसको देख लेते हैं बैक में जाकर। यहाँ पर देखो, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, जब पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसीजर का अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला काम कहाँ था, क्या था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? लॉ मेकिंग प्रोसीजर से या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसीजर से? बताओ। हाँ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर बाद में आया ना, नाम से ही पता लग रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहूँ, हमें हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले देखने को मिलती है या फिर पार्लियामेंट पहले देखने को मिलता है? बताओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी बातें लेकिन ये काम आएंगी आपको छोटे छोटे एग्जाम्स में। फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, वो डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह मिलती है, यानी कि मतलब इन्होंने डिसाइड करा कि ये लोग मिलेंगे लॉ बनाने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, ज़रा मुझे बता सकता है कोई? पहली मीटिंग ईयर ही बता दो चाहे भले ही, ईयर बता। वेरी गुड, शाबाश, 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ से आप थोड़ा सा लॉजिकल एलिमिनेशन देख लो। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह मिलती है नवंबर 17, 1947। फर्क देख रहे हो? ऑलमोस्ट एक साल। ये देखो, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम पहले शुरू कर दिया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट एज अ लेजिस्लेचर, या फिर अगर मैं साफ शब्दों में कहूं डोमिनियन लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, वो ऑलमोस्ट एक साल के बाद उसका काम शुरू होता है चीज़ करना, कि जब उनकी रिदम आ गई होती है, पकड़ आ गई होती है कि हाँ जी अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखा है आपको कि चलो ये सारी चीज़ें तो डेट वेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप सीख ही गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले आई, उसको बाद में डोमिनियन लेजिस्लेचर का काम उसको बाद में दिया गया। लेकिन अभी जब हमने पढ़ा ना, दिवजोत मुझे एक बात बताओ, जीवी मावलंकर जो थे वो कब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते थे? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए मिलती थी या फिर ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए? पहले वाला नहीं, नाम नेम लो उसका, पहले वाला दूसरा वाला नहीं। नहीं आशिमा आप बताओ, जीवी मावलंकर कब प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ करते थे? ऑर्डिनरी लॉज जब बनते थे। और कशिश कब? तो जीवी मावलंकर जो थे, ठीक है, वो दिवजोत अभी मैंने आपको बताया, जैसा अभी मैं फिर से दिखाता हूँ इसको, ऑर्डिनरी लॉज जब बनते थे ना, ऑर्डिनरी लॉज जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह मिलती थी, तब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते थे, चेयर करते थे उस मीटिंग को। एक चीज़ याद रखना आशिमा, दिवजोत, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह मिली थी ना पहली बार, फर्स्ट टाइम 17 नवंबर 1946 को, तो उन्होंने जीवी मावलंकर को अपना स्पीकर चूज करा था। ये अगर पीछे लक्ष्मीकांत के अंदर इस चैप्टर के बैक में ये वाला अगर किसी ने टेक्स्ट नहीं देखा ना, तो उसको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, वो गलती कर देगा पेपर के अंदर। बात समझ में आई? बताओ, ठीक है ना? ये जो दो फंक्शंस थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और लॉ मेकिंग, ये कंटिन्यू रहे नवंबर 26, 1949 तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो टास्क था वो फाइनली ओवर हो गया, ठीक है। और आपको पता है ना, हम लोग प्रियम्बल में भी लिखते हैं, ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 वी डू हियर बाय गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जो कि अलग अलग एरिया से बिलोंग करते थे, जो बाद में पाकिस्तान का पार्ट बन गया, समझना ध्यान से इस बात को, कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे जो कि उन एरियाज से बिलोंग करते थे, जो कि अब जाकर पाकिस्तान का पार्ट बन गए वो एरियाज, ठीक है। अभी ऐसे एरियाज थे कौन से जो पाकिस्तान का पार्ट बन गए जाकर? यहाँ पर देखो, अब ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, काम आ जाएगी आशिमा आपको ये वाली चीज़, कि अगर लिखना हो कि कौन कौन से एरियाज पाकिस्तान में चले गए थे, यहाँ से हिंट लगा सकते हो। वेस्ट पंजाब, चलो ये तो हमें पता ही है कि आप इमेजिन कर सकते हो, अच्छा ईस्ट पंजाब हमारे पास है, वेस्ट उनके पास है। ईस्ट बंगाल, बाद में जाकर जो बांग्लादेश बना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
सिंध, बलूचिस्तान और सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम की एक डिस्ट्रिक्ट थी सिलेट, ये ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है जब पाकिस्तान बन रहा है तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई पाकिस्तान के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता काशिमा? तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे जो कि अब ऐसे एरिया से बिलोंग करते थे जो एरियाज हमारे टेरिटरी में ना रहकर पाकिस्तान का पार्ट बन गए हैं, दे विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर जी, हम मैंने अभी बोला ना, जैसे अभी एग्जांपल यूज़ कर रहा था, सर जी हम कल से आ नहीं पाएंगे हम ना, क्योंकि हमारे एरियाज पाकिस्तान में चले गए, नाउ वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब होगा क्या, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आशिमा जो बहुत सारे मेंबर्स आ रहे थे वो अब पाकिस्तान का जाके पार्ट बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये 389 नंबर क्या 389 रहेगा क्या? बड़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स भी, इसका मतलब बड़ी सारी नहीं, मतलब चलो मान लो कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी अब पाकिस्तान का पार्ट बन गई हैं उनमें से, और कुछ नॉर्मल इंडियन डोमिनियन की टेरिटरी जो अभी तक इंडिया की थी वो पाकिस्तान का पार्ट बन गई हैं। अब ये 389 मेंबर्स अलग अलग जिन एरियाज को रिप्रेजेंट करते थे, कुछ एरियाज कुछ प्रिंसली स्टेट्स, इसका मतलब पाकिस्तान में मर्ज हो गई है ना। तो क्या है 389 का नंबर 389 ही रहेगा? नहीं ना। तो कॉन्सिक्वेंशली हुआ क्या, कॉन्सिक्वेंशली टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट केम डाउन टू 299, 389 से 299 पर पहुंच गई, ठीक है, एज अगेंस्ट 389 जो कि ओरिजिनली 1946 में फिक्स करी गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है। जो स्ट्रेंथ थी इंडियन प्रोविंसेस की, मतलब यानी कि फॉर्मल जो पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 296 से रिड्यूस होकर 229 हो गई, और प्रिंसली स्टेट्स रिड्यूस होकर 93 से 70 हो गए, ठीक है। स्टेट वाइज मेंबरशिप जो थी असेंबली की 31 दिसंबर 1947 में, तो वो हमें लास्ट में देखने को मिलेगी टेबल 2.4 में। ये वाली बात समझ गए ना आपके? ऑब्वियसली बात है, 296 से 229 हो गई और प्रिंसली स्टेट्स 93 से 70 हो गए। कैलकुलेटर निकाल के देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। 296 किसकी सीटें थी पहले आशिमा मुझे ये बताओ, 296 नंबर क्या था, किसके लिए सीटें थी? ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब हमारी बच गई 229, इसका मतलब ये 67 जो निकल कर आ रहे हैं, 67 कहाँ चली गई वो प्रोविंसेस? पाकिस्तान। ये है मतलब, समझ गए? ये है मतलब। अब 93 सीट्स ये किसके लिए थी रिजर्व्ड? अब ये रह गई 70, ये 23 आया नंबर, कहाँ गया ये 23? पाकिस्तान के पास। ये चीज़ है, ठीक है। तो चलो बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।